ऑफ अकेडमी। सबसे पहले हम गुरु मंत्र का चैंट करते हैं, फिर गायत्री मंत्र का, एंड देन वी बिगिन विद इट। तो उसी से स्टार्ट करते हैं। राइट, सबसे पहले गुरु मंत्र का चैंट करेंगे। सो प्लीज गेट रेडी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भुवत्स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओके, सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आप में से जो लोग अपने कैमरास ऑन कर सकते हैं, प्लीज switch on your camera so that even I can see। कि आरती जी, नमस्कार। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैम। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ जर्नी, और इस जर्नी को नाम दिया है एडवांस टैरो का। अब टैरो के बहुत सारे डेक्स, बहुत अलग अलग डेक्स हम साथ साथ कर रहे थे। बहुत सारे डेक्स किए हमने, राइडर वेट्स किया है, ओशो ज़ेन किया है, डिफरेंट डेक्स वी हैव डन। और उसके बाद आज बारी आ गई कि एडवांस करते हैं। तो ये एडवांस्ड है क्या? देखिए, मेरे पास बहुत जैसे लोग आते हैं जिन्होंने टैरो सीखा हुआ है, अलग अलग जगह से भी सीखा हुआ है। उनके आगे सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है कि ये 78 कार्ड्स को मैम याद कैसे करें। दूसरा चैलेंज आता है कि रीडिंग के समय हम कहानी कैसे बनाएं, क्योंकि आप एक रीडिंग जब इंटरप्रेट कर रहे होते हैं तो एक्चुअली आप एक कहानी के फॉर्म में उसे प्रेजेंट करते हैं। जो आपके क्वेरेंट है वो आपसे सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। फिर कई लोग आते हैं कि मैम प्रिडिक्शन एक्यूरेट कैसे हो। तो अगर आप इन सब सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, सो दिस इज द बेस्ट प्लेस टू कनेक्ट विथ, आई वुड से। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग आज कनेक्ट कर रहे हैं वो प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन रखें। और कुछ चीजें मैं आपको आज बताने वाली हूँ, कुछ ऐसे स्टेप्स आपको बताने वाली हूँ जो आपकी रीडिंग को एनहांस करेंगे। राइट, सो सबसे पहला स्टेप आता है कि हमें अपना डेक कैसे रखना है, हमें उसको किस फॉर्म में रखना चाहिए, कैसे कैसे रखना चाहिए, और कैसे क्लेंस होते हैं कार्ड्स, कैसे एनर्जाइज होते हैं कार्ड्स। तो बहुत सिंपल स्टेप्स है। चलिए उसमें पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जहां आप अपना डेक रखते हैं, जिस भी जगह पे आप अपना डेक रख रहे हैं, कोशिश कीजिए ये 3 क्रिस्टल्स जो आपको बता रही हूं ये आप अपने डेक के साथ जरूर रखें। ये 3 क्रिस्टल्स कौन से हैं? देखिए, मेरे डेक के साथ भी ये रहते हैं। सबसे पहला है ये क्रिस्टल। नमस्कार रीटा जी। ये क्रिस्टल हम इसे क्लियर क्वार्ट्ज कहते हैं। आप इसे टंबल फॉर्म में ले सकते हैं, किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। मेरा थोड़ा सा ये है कि बॉक्स में स्पेस है। दिस इज माय टैरो बॉक्स, इसमें स्पेस है तो इसमें आ जाता है, तो मैं इजीली इसको रख लेती हूँ अपने टैरो डेक के साथ। राइट, अब क्लियर क्वार्ट्स में क्यों बोल रही हूँ रखने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है। इसको अगर आप देखेंगे, ये ऑक्सीजन पार्टिकल्स हैं इसमें। ठीक है, ऑक्सीजन में क्या क्षमता होती है? हम सब ऑक्सीजन ही इनहेल करते हैं। ऑक्सीजन में क्षमता है अब्सॉर्ब करने की।
तो कुछ भी नेगेटिव होता है ऑक्सीजन उसे अब्सॉर्ब कर लेता है, राइट। तो इसलिए क्लियर क्वार्ट्स रखना बहुत जरूरी है। हम लोग क्लियर क्वार्ट्स के ब्रेसलेट रेकमेंड करते हैं कि आप पहनिए हाथों में। क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा और आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए। शिल्पा जी आप बेझिझक, अभी तो वी आर कनेक्टिंग, बहुत बेसिक सी चीजें मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये आप इजिली रेजोनेट कर पाएंगे। अभी तो मैं सिर्फ ये बता रही हूँ टैरो रखते कैसे, डेक कैसे रखते। दूसरा, एक क्रिस्टल आपने सुना होगा, ये रॉ फॉर्म है ब्लैक टर्मलीन का। इसे अपनी वर्किंग स्पेस में रखिए, अपने टैरो डेक के साथ रखिए। ये किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है। इनफैक्ट इतना पावरफुल है, मेरे पास इसके अलग अलग फॉर्म्स में होते, मेरे रूम में हर जगह आपको मिलेगा एक एक ब्लैक टर्मलिन। उसका एक रीजन है कि कभी अगर आपको लग रहा है आपकी एनर्जी बहुत लो हो रही है, तो उस समय पे थोड़ी देर के लिए ये ब्लैक टर्मलिन पकड़ के ना, जो भी आपके मन में इमोशंस आते हैं उनको इससे बोल दीजिए, जैसे ये एक फ्रेंड है आपका। वो सारे नेगेटिव इमोशंस ये अब्सॉर्ब कर लेगा। और इसे क्लेंस करने के लिए ज्यादा कुछ रिचुअल नहीं करना, बस इसे रनिंग वाटर में धो लीजिए, क्लेंस हो जाएगा, राइट। तो ये दो क्रिस्टल्स क्लियर है। हम ये और क्लियर क्वार्ट्ज तो रखते ही रखते हैं। इसके अलावा एक ऐसा क्रिस्टल रखते हैं जिसे हम पहनते नहीं है। दिस इज सेलेनाइट। सेलेनाइट की क्या क्वालिटी होती है, कैल्शियम का एक फॉर्म है जो ऑटो क्लेंजिंग मोड में रहता है। इसे अगर आप घर के अंदर लगा लेंगे अपने, तो आपके घर की एनर्जीज ऑटोमेटिकली क्लेंज होती रहेंगी। सेलेनाइट की प्लेट्स आती हैं, आप उसके ऊपर अपने ब्रेसलेट्स रख देंगे तो आपके ब्रेसलेट्स क्लेंज होते रहते। आप उस पे अपना पानी रखेंगे, वो चार्ज हो जाएगा, एनर्जाइज हो जाएगा। इसे हम डायरेक्टली पहनते नहीं है, क्योंकि पानी के कांटेक्ट में आके इट स्टार्ट्स लूजिंग इट्स क्वालिटीज ऑल्सो। तो ये तीन बेसिक क्रिस्टल्स हैं जो हम अपने टैरो बॉक्स में रखते ही रखते हैं, राइट। तो ये तो टैरो बॉक्स का एक पार्ट हो गया। फिर आप अपने टैरो कार्ड्स को कैसे रखेंगे? आप अपने टैरो कार्ड्स को, सिंपल सी बात है, कोई भी इस तरीके का मोजो बैग या कोई भी बैग आप ले लें, पोटलियां इजिली अवेलेबल होती है। आप बना भी सकते हैं घर पे, आप चाहे तो बाजार से भी ले सकते हैं। सो ऑलवेज मेंटेन योर टैरो डेक सेफली इन योर पोटली, राइट। नमस्कार ककन जी। तो ये तीन स्टेप से क्या होगा, आपके डेक जो है हमेशा क्लियर रहेंगे। क्योंकि हमारे डेक क्या करते हैं, हमारा डेक जो है एक स्पंज की तरह है, हम उसको जहां रखेंगे वो वहां की एनर्जी सोक कर लेगा। अगर आपने सपोजिंग अपने रूम में रखा और उस रूम में सपोज लड़ाई हो गई, बच्चों की लड़ाई हो गई, आप लोगों की आर्ग्यूमेंट्स हो गए, ऐसा कुछ, तो वो जो उस समय निकली हुई नेगेटिव एनर्जी है वो भी आपका डेक सोक करेगा, एंड एज अ रिजल्ट जो रीडिंग आएगी वो भी नेगेटिव आने लग जाए। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि अपने डेक को जहां भी आप रखें, क्रिस्टल्स के साथ रखें और ऐसी जगह पे रखें जहां पे साफ रहे, ये एनर्जीज क्लेंस रहे वहां की। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होता है कि टैरो डेक को कभी भी आपको, आप मंदिर में चाहें आप मंदिर में भी रख सकते हैं। बहुत सारे लोग मंदिर में रखते हैं, अपने ऑल्टर में रखते हैं। सो इट इज परफेक्टली फाइन, आप मंदिर में भी रख सकते, ठीक है। अब मेरे पास आई हैव टू मेनी डेक्स, तो मंदिर में अकोमोडेट नहीं कर सकती मैं इतने सारे डेक्स को, तो इसलिए आई हैव अ सेपरेट अलमीरा जहाँ पे मेरे सारे डेक्स, क्रिस्टल्स और मेरी बुक्स रहती हैं। सो दैट इज अ सेपरेट स्पेस। हाँ, उसकी क्लेंजिंग इज रिक्वायर्ड, टाइम टू टाइम उसको साफ करना भी जरूरी है, और ये चेक करना कि एवरीथिंग इज इंटैक्ट, चीजें थोड़ा सा शफल करना, बिकॉज दैट सर्क्यूलेट्स द एनर्जी।
ओके, अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, टैरो। ठीक है, तो टैरो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम रीडिंग करते हैं टैरो से, तो यहाँ पे हमारा सबकॉन्शियस फंक्शन में होता है। हमारा कॉन्शियस ब्रेन क्या करता है? कॉन्शियस ब्रेन क्या याद रखता है? जो हम सुनते हैं, राइट, आवाजें, जो हम देखते हैं, जो हम महसूस करते हैं, वो हमारा कॉन्शियस याद करता है। फिर अनकॉन्शियस ब्रेन क्या करता है? वो सारे फंक्शंस जो हम उसे नहीं बोलते, जैसे कोई गर्म चीज है तो ऑटोमेटिकली हाथ वापस आ जाएगा, दिस इज डन बाय अनकॉन्शियस ब्रेन। सबकॉन्शियस ब्रेन क्या होता है? उसे शब्दों की भाषा नहीं आती, क्योंकि वो यूनिवर्सल एनर्जीज से कनेक्टेड है। यूनिवर्सल एनर्जीज में कोई लैंग्वेज ऐसी नहीं है जो पर्टिकुलर लैंग्वेज ही कम्युनिकेशन के लिए यूज होती हो। यूनिवर्सल एनर्जीज सिर्फ तीन चीजें समझती हैं, एक कलर, दूसरा नंबर, और तीसरा शेप्स। और इसका बहुत बड़ा प्रूफ है कि जितने भी यंत्र बनते हैं वो इन्हीं को यूज करके बनते हैं। आप कोई भी उठा के देख लीजिए बिलीफ सिस्टम, चाहे वैदिक है चाहे वेस्टर्न है, कोई भी यंत्र बनेगा, कोई भी सिजल बनेगा, सो व्हाट आर वी डूइंग? वी आर एक्चुअली एम्बाइबिंग कलर्स एंड शेप्स, राइट? टैरो ने क्या किया? टैरो ने इस कलर और शेप के साथ नंबर्स ऐड कर दिए। किए या नहीं किए? आप सबने देखा, टैरो का कोई भी कार्ड ले लीजिए तो उसमें क्या है? नंबर्स है, राइट? सो लाइक आई टेक एनी कार्ड, तो कार्ड्स में क्या है? नंबर्स दे रखे हैं उन्होंने। नंबर्स के साथ दे हैव गिवन शेप, दे हैव गिवन द कलर्स, और ये कलर्स की भी एक भाषा है, ये भी कम्युनिकेट कर रहे हैं हमसे। सो लेट्स ट्राई टू कम्युनिकेट इन देयर लैंग्वेज। तभी यहाँ पे रोल हमारे सबकॉन्शियस का आता है, तभी तो कहा जाता है कि हमारा सबकॉन्शियस ऐसा बोल रहा है। क्योंकि इंट्यूशन क्या है? इंट्यूशन इज अगेन व्हेन यू टैप इन टू योर यूनिवर्सल एनर्जी। तो ये कब होगा? जब आपका सबकॉन्शियस अलाइंड होगा, राइट? तो इसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स पिक आउट अ कार्ड। ओके, देखिए ये कार्ड है, ये कार्ड हम सब जानते हैं। अब इस कार्ड ने तीनों एस्पेक्ट्स को यूज किया। इस कार्ड ने यूज किया नंबर्स को, रोमन न्यूमरल लिखा हुआ है 8। कलर्स को यूज किया, येलो बैकग्राउंड है, ठीक है। शेप्स को यूज किया ये फिगर्स बनाने के लिए। तो यूनिवर्सल एनर्जी सिर्फ ये चीज समझती है। और टैरो ग्रीक माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड है। सबसे पहले इटली में ये बनाए गए थे कार्ड्स, लेकिन उस समय मोटिव था कि सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। तो तभी जो सबसे पहला डेक बना था उसका नाम था टैरोची, जिसका मतलब ही एंटरटेनमेंट होता है। अब हम जो करने जा रहे हैं, हम उसके और डीप जा रहे हैं। हम इसको कंबाइन करेंगे एस्ट्रोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी से। क्यों? क्योंकि यहां हम बात करेंगे मेटाफिजिकल वर्ल्ड की, हम अपने अलग माइंडसेट को समझेंगे। तो एडवांस्ड का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ रीडिंग्स करेंगे, अलग अलग स्प्रेड्स करेंगे। एडवांस्ड का मतलब ये भी है कि आप टैरो को और बेहतर समझेंगे। अभी अगर आप कुछ याद कर रहे थे, तो अब आप उसको इस तरीके से समझेंगे कि जीवन जीने का तरीका है। क्योंकि जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, जब तक आप इसे अपने जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक ये आपसे कनेक्ट ही नहीं होंगी एनर्जीज उतने अच्छे से, राइट? तो अभी हमने एक बहुत छोटा सा एस्पेक्ट देखा कि हाँ, टैरो डेक में क्या क्या चीजें दी हैं, हम उसे रीड कैसे करेंगे, और क्या क्या चीजें हम ध्यान देते हैं।
राइट। तो अब हम जो जो चीजें ध्यान देते हैं, वो बैकग्राउंड कलर, वो शेप्स और वो नंबर्स, अगर हम इन तीनों पे ध्यान देके, सिर्फ इन तीनों पे ध्यान देके अगर हम कुछ जवाब निकालें, ठीक है, जैसे सिंपल यस नो हम करते हैं ना, यस नो हम करते, तो माइनर आर्काना में यस नो के बहुत सिंपल मायने थे कि स्वॉर्ड्स का कार्ड है तो नो है, राइट, वॉन्ड्स का है तो यस है। अभी अगर हम इसी के थोड़े से और मीनिंग्स और डीप में जाएं, देखिए ये कार्ड स्वॉर्ड्स का है, राइट, ये क्या बोल रहा है, वैसे अगर मैं यस नो की बात करूं तो ये नो बोल रहा है, लेकिन इसमें एक चीज और समझनी होगी कि स्वॉर्ड जनरली पकड़ी हैंडल से जाती है कि ये ऊपर की ओर पॉइंट आउट कर सके। स्वॉर्ड्स अगर नीचे की तरफ है या जिस फॉर्म में होना चाहिए उससे डिस्टर्ब फॉर्म में कोई भी एलिमेंट है, क्योंकि हम एलिमेंट की बात करते हैं जब हम कोर्ट कार्ड्स की, जब हम सूट की या माइनर आर्काना की बात करते हैं, तो उसमें हम एलिमेंट को पढ़ते हैं। स्वॉर्ड्स क्या है, आपका एयर एलिमेंट, वायु तत्व है। तो वायु अगर सही दिशा में हो तो बहुत अच्छी है, लेकिन वायु की अगर दिशा गलत हो जाए तो क्या होगा, तो चीजों में डिले हो जाएगा, काम होगा लेकिन डिलेड मोड में होगा, राइट। अब ये बॉन्ड्स, बॉन्ड्स में हम क्या कहते हैं कि बॉन्ड्स में यस है। अब ये क्या है, ये किंग है, कोर्ट कार्ड है। क्या किंग हमें उतने अच्छे से तत्व को समझा सकता है? नहीं, क्योंकि किंग क्या करेगा, किंग एक एनर्जी को डिनोट करेगा। अगर हम तत्व की बात करें तो तत्व में हमें ये नंबर समझाएंगे, जैसे ये कप्स है, ये जल तत्व है, ये कप देखिए सही डायरेक्शन में रखा हुआ है, सारी एनर्जी फ्लो हो रही है और हर तरफ से हो रही है, सो अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, राइट। अब यहां पे देखिए बॉन्ड्स है, लेकिन जो बॉन्ड उसने हाथ में पकड़ी हुई है वो तिरछी है, तो इस काम में क्या होगा, चैलेंजेस आएंगे, उसको खुद को प्रूव करने के लिए चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। एक और कप्स का कार्ड, अब यहां पे कप्स सही डायरेक्शन में रखे हैं लेकिन वो देख ही नहीं रहा, तो कप्स डिनोट करते हैं इमोशन को, ऐसे इमोशंस जो कि निग्लेक्टेड है, जो इंसान देख ही नहीं रहा, ध्यान ही नहीं दे रहा इमोशंस पे, ये ऐसे इमोशंस हैं। तो अगर ये इंसान अपनी एनर्जी को अलाइन कर ले, इन इमोशंस की ओर ध्यान दे, तो इसका काम हो जाएगा, फिर ऐसे उदास नहीं बैठेगा। क्योंकि हमारा काम क्या है, हमारा काम सिर्फ रीडिंग करना नहीं है, हमारा काम सिर्फ इंटरप्रिटेशन करना नहीं है, हमारा काम है उसको हल देना, किसी सिचुएशन का हमें हल ढूंढना है, तो हम उसकी ओर काम करेंगे, राइट। अब ऐसे ही आते हैं कोर्ट कार्ड्स की ओर, एक बहुत ब्रीफ दे रही हूं आपको, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा डीप इसको समझेंगे। कोर्ट कार्ड्स में आप ये तो जानते हैं कि 4 ही कोर्ट कार्ड्स होते हैं। अब मेरे हाथ में इस समय सेपरेट एलिमेंट के भी हैं, सो प्लीज बेयर विथ इट, ठीक है। एक होता है राजा, राजा, ये जो सबसे पहला है राजा। अब राजा कैसा इंसान है, अथॉरिटेटिव इंसान है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, राइट। अब आपको इसके ट्रेट्स याद नहीं करने पड़ेंगे इस एनर्जी के, क्योंकि आप इसे अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। रानी,
जो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संवारने में सपोर्ट करती है एंड एट द सेम टाइम अपनी सत्ता भी चलाती है, तो ये रानी है। अब आते हैं नाइट। नाइट क्या है? बड़ा बच्चा परिवार का। तो बड़ा बच्चा क्या है? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर करना जल्दी सीख जाता है, क्योंकि कंडीशनिंग ऐसे होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं और उसे सीखना है, टाइम सिखा देता है। पेज। पेज क्या है? छोटा बच्चा जो लापरवाही से जीवन व्यतीत कर रहा है, अभी उतनी मैच्योरिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत नहीं है, राइट? तो अब हमने क्या देखा? हमने ये 4 कोर्ट कार्ड्स को कितने सिंपल तरीके से कर लिया कि राजा है, रानी है, बड़ा बच्चा है और छोटा बच्चा है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज हम समझ गए कि क्या क्या कौन कौन कर रहा है। अब इनको जोड़ते हैं इनके तत्वों के साथ, राइट? हमारे पास 4 तत्व हैं, तो उन 4 तत्वों को जोड़ते हैं, तो आपको इसका सबका जवाब भी मिल जाएगा कि कौन सा क्या है। देखिए, सबसे पहले आते हैं बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स क्या है? बॉन्ड्स आपके कर्म है, आपके एक्शंस हैं। अगर किंग ऑफ वॉन्ड आ रहा है तो समवेयर द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हेड ऑफ द फैमिली या गवर्नमेंट से एक्शन होना है, राइट? अब अगर आता है किंग ऑफ कप्स, तो कप्स क्या है? कप्स है हमारे इमोशंस, भावनाएं। तो वहां से क्या होंगे? वहां से इमोशंस आपके जुड़े होंगे, या आप उस चीज को लेके इमोशनल होंगे या वो आपको लेके इमोशनल होंगे। तो जैसे बहुत सारी रीडिंग्स में जब मैं कर रही होती हूँ और किंग ऑफ कप्स आ जाता है, तो ज्यादातर रीडिंग्स में ये जो मेरा एनालिसिस रहा है वो ये रहा है कि उस फैमिली के जो हेड होते हैं वो उस पर्टिकुलर बच्चे से बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड होते हैं। और ये देखने में भी आता है, रीडिंग में भी आता है, तो वो कंफर्म भी होता है। तो इसलिए अब किंग क्या है? किंग हेड ऑफ फैमिली हो गए, या जैसा मैंने बोला हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गए, या गवर्नमेंट। अब रिलेटेबल कि किस सवाल में पूछा जा रहा है, और कप्स का मतलब है इमोशंस। अब आते हैं स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स क्या है? स्वॉर्ड्स है ख्याल। हर वो चीज जो हवा के साथ जा सकती है, शब्द हवा के साथ जा सकते हैं, ध्वनि हवा के साथ जा सकती है, विचार हवा से जा सकते हैं, हमारे विचार ही शब्दों में निकलते हैं। सो दिस इज स्वॉर्ड्स, राइट? फिर उसके बाद पेंटिकल्स। पेंटिकल्स यानी कि मटीरियलिस्टिक चीजें। तो अब अगर हम इनको जोड़े, जैसा हमने जोड़ा किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो वो क्या कर रहे हैं? वो कर्म करने को आतुर है। किंग ऑफ कप्स इमोशनल है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स तो उनके विचार चलते रहते हैं, उनके ख्याल चलते रहते हैं, ओवर थिंकर। ठीक, अगर यही किंग ऑफ पेंटिकल्स आता तो मटीरियलिस्टिक है, या तो वो मटीरियलिस्टिक चीजें जीने में इतने बिजी हैं, उनका भोग करने में, या उनके पीछे भागने में ज्यादा बिजी है। क्योंकि आजकल देखा गया है बहुत सारे लोग मटेरियल ओरिएंटेड भी हैं, कि फाइनेंशियल कंडीशंस, अरे गाड़ी इतनी, घर इतने, चल रहा है, ये हमारे आसपास ही चल रहा है। अब अगर हम इसी को क्वीन से जोड़े, क्वीन क्या है? क्वीन सपोर्ट है, लेडी ऑफ द हाउस है। तो अगर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आता है तो वो कैसी है? वो एक्शन ओरिएंटेड लेडी है, वो बातें कम करेगी, कर्म ज्यादा करेगी, ऐसी लेडी है। ठीक है, इससे आपको एनर्जी पता लग जाएगी, उस व्यक्ति की एनर्जी कैसी है।
अगर आता है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स तो क्या है, वो ओवर थिंकिंग वाली लेडी है। अगर क्वीन ऑफ कप्स आता है तो वो बहुत ही इमोशनल लेडी है, जिसके इमोशंस उसके घर परिवार से हमेशा जुड़े रहते हैं। अब अगर आ जाता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तो ऐसी लेडी बहुत ही मटीरियलिस्टिक है और हो सकता है मनी माइंडेड भी हो, कि उनको धन का इकट्ठा करना उन्हें ज्यादा पसंद है, खर्च करके खुश नहीं होती है, या उन्हें अपना दायरे में ही खर्च करना पसंद है। सो दिस इज समथिंग दैट वी स्टडी। अब ऐसे ही नाइट पे आ जाते हैं। तो नाइट की एनर्जी कैसी है? अगर मैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स कहूं तो वो इंसान या वो बच्चा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने एक्शन लेने को तैयार है। अब यहाँ पे जब भी नाइट आएगा तो नाइट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, पेज नहीं लेता, राइट? तो नाइट क्या कर रहा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है अपने एक्शंस की। अगर कप्स आ जाते हैं तो अपने इमोशंस की। अगर स्वॉर्ड्स आ जाते हैं तो यहाँ पे उनके विचारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके शब्दों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर यहीं पे पेंटिकल्स आ जाते हैं तो मटीरियलिस्टिक चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अगर यहीं पे मैं नाइट को पेज कर दूं, सपोज पेज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो पेज क्या है, एक फ्रेश एनर्जी है जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं आता, वो तो मस्त है बिल्कुल। तो मस्त इंसान अगर वॉन्ट्स के लिए आएगा तो वो एक्शन ओरिएंटेड कुछ करेगा पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। ऐसा इंसान कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं होगा, एक्शन करेगा भी तो विदाउट एनी कमिटमेंट। फिर अगर ये कप्स में आएगा तो इसके इमोशंस होंगे लेकिन मैच्योरिटी लैकिंग है। अगर स्वॉर्ड्स में होगा तो शब्द बोल देगा लेकिन उन शब्दों के मायने खुद भी नहीं समझेगा। और अगर मैं बात करूं पेंटिकल्स की तो मटेरियलिस्टिक होगा लेकिन सोच समझ के नहीं। तो ऐसा इंसान क्या हो सकता है, बहुत खर्चीला भी हो सकता है। ऐसा इंसान आजकल के उन बच्चों में से भी हो सकता है कि जितनी आपने पॉकेट मनी दी वो तो एक हफ्ते में ही सारी खत्म। क्यों? क्योंकि सोच समझ के करना नहीं आता, एक जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, जिम्मेदारी लेना नहीं आता। ठीक है, तो अब ये क्लियर है कि कोर्ट कार्ड्स की अगर मैं बात करूं तो कोर्ट कार्ड्स क्या दर्शाते हैं? वो सिर्फ एक एनर्जी है, एक इंसान है। बाकी ए से 10 तक जो सूट्स हैं वो आपको बताते हैं क्या क्या हो रहा है। क्योंकि देखिए मेजर आर्काना क्या बताएगा, मेजर आर्काना बताएगा अगर आपने बड़े बड़े अपने लाइफ की चेंजेस के बारे में पूछा कि क्या इसकी शादी होगी, तो वो शादी एक मेजर डिसीजन है, वो मेजर आर्काना बताएगा। उस शहर में होगी या उससे दूर होगी, माइनर आर्काना है ना। फिर वो जिससे होगी उसका आचरण कैसा होगा, वो भी माइनर आर्काना के कोर्ट कार्ड्स बता देंगे आपको, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप टैरो से ही एक एक डिटेल निकाल सकते हैं कि जो आप प्रिडिक्शन करने वाले हैं उसकी डिटेल्स क्या है। क्या वो व्यक्ति मेंटली मैच्योर होगा, क्या उसका बिजनेस ग्रो कर रहा होगा, ग्रोइंग फेज पे होगा या कर चुका होगा, क्या चैलेंजेस आ रहे होंगे। तो ये सब चीजें आप इजिली निकाल सकते हैं। हाँ जी पूर्णिमा जी। मैम जैसे आपने कहा कि मेजर जो इवेंट्स होते हैं वो मेजर आर्काना बताएगा और माइनर वाला माइनर थिंग्स है, तो हम जब
मिलते हैं तो फिर माइनर और मेजर कार्ड्स को अलग अलग रख के फिर रीडिंग्स करना स्टार्ट नहीं करेंगे? नहीं 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 नहीं, देखिए, जब मैं आपको बोल रही हूं, जैसे अभी हम सिर्फ कार्ड्स की एक जिस्ट ले रहे हैं, जब हम रीडिंग करते हैं ना, स्पेशली जब हम स्प्रेड्स लगाते हैं, तो उन स्प्रेड्स में आप खुद देखेंगे ऑटोमेटिकली कार्ड्स जो निकलते हैं मेजर और माइनर का कॉम्बिनेशन निकलते हैं। हाँ, ये सही बोल रहे हैं, मेजर क्वेश्चन पे माइनर भी निकलते हैं और माइनर भी आते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको आइडिया लग जाता है कि इसको किस कारण से ऐसा होगा, राइट? उसका सिग्निफिकेटर क्या होगा। जैसे अगर मैंने बोला आपको कि कोई मेजर चेंज आने वाला है लाइफ में, मैंने बोला शायद आप जहां रह रहे हैं वहां से लोकेशन चेंज होगी, आपकी जॉब लोकेशन, या हो सकता है आप घर शिफ्ट करें। अब घर शिफ्ट करेंगे ये तो बोल दिया, लेकिन ये क्यों होगा शिफ्ट, ये आपको माइनर आर्काना जो निकलेंगे उससे पता चल जाएगा। क्या पता आप अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हो इसलिए आप शिफ्ट हो रहे हो। तो अगर माइनर आर्काना में आपका सपोज 2 ऑफ वॉन्ड्स आ गया या 8 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, तो हम कहेंगे ना कि आप अपने काम के लिए बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, राइट? तो इसलिए जब कनेक्शन बैठाते हैं हम सारे कार्ड्स का तो निकलता है। ये तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि मेरे पास ऐसी क्वेरीज आ रही थी कि मैम, हम बहुत बार टैरो का कोर्स कर चुके हैं, काफी लोग आते हैं बहुत अलग अलग जगह से करने के बाद आते हैं, तो उन्हें ये डाउट हमेशा रहता है कि हमने ये कोर्सेज तो कर लिए लेकिन फिर भी हमें पूरी रीडिंग करने में डाउट आता है, वो कंफर्ट लेवल नहीं फील होता। तो ये जर्नी बेसिकली है ही आपके कंफर्ट के लिए, कि आप जब इसके बाद आप रीडिंग करेंगे तो पूरा कॉन्फिडेंट होके करेंगे, आपकी रीडिंग एकदम प्रिसाइज और टू द पॉइंट होगी, आप कॉन्फिडेंटली अपने क्लाइंट्स को बोल सकेंगे इस बारे में, राइट? ओके, अब इसमें आपको मैंने 2 मेजर चीजें बताई थी। एक तो एलिमेंट्स हम देखेंगे कैसे रखे हुए हैं। अगर एलिमेंट्स बिखरे हुए रखे हुए हैं या अपसाइड डाउन रखे हुए हैं तो उस कार्य को होने में टाइम लगता है, उसमें डिलेज आते हैं और आसानी से नहीं होता। अगर यही एलिमेंट सारे सीधे लगे हैं तो उस कार्य में डिले नहीं आता, वो आपका आसानी से हो जाता है। जैसे कुछ कार्ड्स अभी मैं इसमें से पिक करूंगी, जैसे ये देखिए, अब इसमें स्वॉर्ड सारी तिरछी लगी हुई है, तो इस कार्य में डिले आने वाला है, राइट? अगर हम किसी कार्य के लिए पूछे कि क्या ये कार्य समय पे हो जाएगा, ये समय पे नहीं होगा, इसमें डिले आएगा। अब ये देखिए, पेंटिकल्स एकदम सीधा है, बिना किसी बाधा के ये कार्य पूर्ण होगा और जल्दी हो जाएगा, राइट? अब इसके बाद ये देखिए, इसे हम विश कार्ड भी कहते हैं, तो आप में से जिसको विश मांगनी हो आप अपने मन में मांग सकते हैं। सो दिस विश कार्ड ऑल्सो सेज कि सारे कप्स आप देखेंगे सीधे लगे हुए हैं, इसमें कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो बैलेंस्ड नहीं है। सो दिस ऑल्सो शोज कि आपका कार्य जो है वो आराम से पूरा होगा बिना किसी बाधा के। इसमें देखिए, इसमें भी सारे पेंटिकल सीधे हैं, आराम से हो जाएगा आपका काम। इसमें देखिए 2 पेंटिकल्स हैं, लेकिन ध्यान दीजिए दोनों पेंटिकल सीधे लगा रखे, राइट? तो इसमें भी काम हो जाएगा। अब कुछ ऐसे कार्ड्स लेते हैं जिसमें चीजें सीधी नहीं लगी हुई, सो दैट वी हैव एन आइडिया अबाउट दैट ऑल्सो। ओके, ये देखिए,
इसमें ये कप्स गिरे हुए हैं, तो क्या ये काम टाइम पे होगा? ये काम टाइम पे नहीं होगा। इसमें बहुत सारी बाधाएं आएंगी, और बाधाएं किस चीज की आएंगी? इमोशंस का कार्ड है, इमोशंस के ही आएंगी। इमोशनली इंसान साउंड नहीं होगा। ये देखिए अनदर कार्ड जिसमें सब कुछ बिना किसी बाधा के हो जाएगा। अ वेरी हैप्पी कार्ड। तो इस तरीके से देखिए अनदर डिले कार्ड। तो इस तरीके से आप डिलेस को पहचान सकते हैं, आप कौन सा काम पूरा हो रहा है समय से उसे पहचान सकते हैं। अब जैसे ये है, इसमें देखिए ये स्वॉर्ड्स उल्टी लगी हुई है 3, तो डिले होना ही होना है। ओके, ये देखिए इसमें बॉन्ड्स सीधी नहीं है सारी, तो इसमें चैलेंजेस आएगा। यहाँ पे काम तो हो जाएगा लेकिन आपको चैलेंजेस बहुत सारे फेस करने पड़ेंगे, राइट? सो दीज आर सर्टन थिंग्स जो आपको ये बताते हैं कि आप रीडिंग कैसे कर सकते हैं, अपनी रीडिंग को और प्रिसाइज कैसे बना सकते हैं। अब आते हैं इसके अगले पार्ट पे कि अगर हमें ये जानना है, अगर हमें ठीक है याद नहीं हो रहे, माइनर आर्काना भी याद नहीं हो रहे, तो एज से 10 तक के कार्ड्स को हम प्रिसाइसली कैसे लिख सकते हैं कि हम उन्हें जोड़ पाए, राइट? तो एक बारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको ना प्लीज नोट डाउन करते जाइए। मैं फटाफट बता देती हूँ, आप अपने शब्दों पे इसको लिख लीजिए, क्योंकि इसके बाद आप अपनी चीट शीट खुद बना पाएंगे। अभी जो आपको बताया था होपफुली आपने वो भी लिख लिया होगा कि बॉन्ड्स का मतलब है कर्म, कप्स का मतलब है इमोशंस, स्वॉर्ड्स का मतलब है विचार, और टेंटिकल्स यानी कि मटीरियलिस्टिक, राइट? अब हम इसमें और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब फटाफट हम नंबर्स की सीक्रेट को समझते हैं जो एसेस से 10 तक है। तो एस का सीक्रेट लिख लीजिए। एस का मतलब है कुछ भी नई शुरुआत, कुछ भी नई शुरुआत। अब 2 का मतलब समझ लीजिए। 2 का मतलब है बैलेंस, चॉइस या पार्टनरशिप, क्योंकि 2 डुअलिटी का नंबर है। तो 2 का मतलब क्या हुआ? या तो पार्टनरशिप होगी उसमें, या आपके पास 2 में से एक चॉइस होगी, या डुअलिटी होगी, या बैलेंस होगा, राइट? अब 3 का मतलब समझ लीजिए। ये जो मैं मतलब लिखवा रही हूं ये न्यूमरोलॉजी के नहीं है, ये टैरो में एप्लीकेबल है, सिर्फ टैरो में। 3 का मतलब है कंप्लीशन एंड ग्रोथ। कोई भी चीज का पूरा होना या उसका ग्रो करना इज 3। चार का मतलब है मैनिफेस्टेशन एंड रेडी टू ग्रो। मैनिफेस्टेशन यानी कि किसी भी चीज को स्क्रैच से शुरू करना, उसको स्क्रैच से लेके आगे तक ले जाना मैनिफेस्टेशन होता है।
राइट? कोई भी चीज हम स्क्रैच से कैसे शुरू करते हैं? सबसे पहले अपने विचारों से। तो अभी उसको भी आगे समझेंगे, राइट? 5 का मतलब है कॉन्फ्लिक्ट, चैलेंजेस और ब्लॉकेजेस। राइट? 6 का मतलब है हार्मनी और अलाइनमेंट। ओके, 7 का मतलब है इन्वेस्टिगेशन या री इवैल्यूएशन। मिस एक बार वो 4 का बताए ना प्लीज मैम। 4 का मतलब है मैनिफेस्टेशन एंड रेडी टू ग्रो। थैंक यू। 7 का, आई रिपीट, इट इज री इवैल्यूएशन या इन्वेस्टिगेशन। 8 का मतलब है अचीवमेंट। नाइन का मतलब है ट्रांजिशन या कंप्लीशन के निकट आता हुआ। और 10 का मतलब है कंप्लीशन एंड ग्रोथ। राइट? अब ये हो गया। अब आपको क्या करना है, आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे एस ऑफ कप्स। 1 2 3 बता दीजिए ना जरा। मैं मेरा फोन आया था, ब्रेक हो गया, तो 1 2 3 का क्या है? आप अभी सब बोल रहे हैं साथ साथ, प्लीज यू कैन फॉलो अप, अदरवाइज वील मिस ऑन दिस इंपॉर्टेंट पार्ट। पूर्णिमा जी, ओके। अब आपने लिखा एस ऑफ कप्स। एस यानी कि 1 का मतलब क्या होता है? नई शुरुआत। कप्स क्या है? इमोशन, भावनाएं। तो एस ऑफ कप्स का मतलब क्या हो गया? नए इमोशंस की शुरुआत। अभी क्लियर हो रहा है ये? परफेक्ट। नाउ क्लियर? तो अब आप इसको अप्लाई करके देखिए। अभी हमने जैसे एस ऑफ कप्स का एग्जाम्पल लिया, अगर मैं इसको बोलती एस ऑफ वॉन्ड्स तो क्या होता है ये? नई शुरुआत कर्म की हाँ, नए कर्म की शुरुआत, शुरुआत। हाँ। नए एक्शंस की शुरुआत। न्यू तो बिजनेस। उसी तरीके से हम एस को किसी के भी साथ लिंक करेंगे। एस को अगर मैं लिंक करूं स्वॉर्ड्स के साथ तो नए विचारों की शुरुआत। अगर मैं इसे लिंक करूं पेंटिकल्स के साथ तो कुछ नया मटीरियलिस्टिक लेंगे। वो हो सकता है नया मोबाइल ले, लैपटॉप ले, गाड़ी ले, घर ले, कुछ नया लेंगे ऐसे लोग। राइट? अब एस का क्लियर है सबको? परफेक्ट। अभी याद तो नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को, ये चीज तो आ गई ना। ओके, अब हम आते हैं 2 पे। तो अगर मैं आपको बोलूं 2 ऑफ वॉन्ड्स
तो टू ऑफ वॉन्ड्स क्या बता रहा है? choice, partnership, quality, हाँ जी, चॉइस, तरह- पार्टनरशिप, किस चीज में? वॉन्ड्स है ना, तो वॉन्ड्स को भी Action. जोड़िए। एक्शन ऑफ Action. पार्टनरशिप। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे क्या हो रही है? पार्टनरशिप एक्शन से रिलेटेड हो रही है, एक्शन ओरिएंटेड पार्टनरशिप हो रही है, या आप Business बैलेंस स्ट्राइक कर रहे हो अपने एक्शंस में। ठीक है, अब देखिए ये रीडिंग के हिसाब से आपको मीनिंग लेना होगा। अब सपोज कोई बहुत वर्कोहॉलिक है और उसके लिए टू ऑफ वॉन्ड्स आता है, तो आप कहेंगे कि आप बैलेंस कीजिए अपने एक्शंस को। अगर कोई काम कर रहे हैं तो आप बोलेंगे कि अपनी पार्टनरशिप एक्शन ओरिएंटेड कीजिए, राइट? अब अगर यही कप्स में आता है तो यहाँ पे क्या है? पार्टनरशिप ऑफ इमोशंस। ये ज्यादातर आएगा रिलेशनशिप में, क्योंकि भावनाएं आपकी जो है, इमोशंस जो हैं, वो रिलेशनशिप में ज्यादा हाईलाइट होंगे, राइट? तो इसी तरीके से अगर मैं 3 पे आती हूं, तो 3 अगर मैं स्वॉर्ड्स का लेती हूं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरे ख्याल बढ़ रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं मेरे ख्याल, उस तरीके से हो जाएगा। अगर मैं इसमें पेंटिकल्स का लेती हूं, तो क्या हो रहा है कि वृद्धि किस चीज की हो रही है? मटेरियलिस्टिक गेन्स की, प्रॉफिट बढ़ रहा है, ऐसा हो सकता है, या कुछ नया मटेरियलिस्टिक चीजें ले रही हूं, वो बढ़ रही हैं। तो इस तरीके से आप अपनी खुद की माइनर आर्काना की चीट शीट तैयार कर सकते हैं। अभी आप में से किसी को कोई डाउट है इस पे? अभी तो नहीं ये आएगा कॉम्प्लिकेशन के ये कैसे याद करना है, हम भूल जाते हैं, ये नहीं कनेक्ट कर पाते हैं। मैम 9 का आपने ट्रांसफॉर्मेशन बताया था कि इट इज ट्रांजिशन एंड नियरिंग कंप्लीशन, ओके मैम, थैंक यू मैम। राइट? मैम एक चीज बताएंगी प्लीज? हाँ जी। मैम ये जो हम एसेस कर रहे हैं, ये नंबरिंग कर रहे हैं, या हम जो 4 एलिमेंट्स कर रहे हैं, ये सिर्फ राइडर डेक के लिए है या सारे डेक्स के लिए अप्लाई होगा? देखिए अभी क्योंकि हम यहाँ पे बात राइडर की कर रहे हैं, तो यू कैन रेफर टू राइडर, अदरवाइज ये आपका एप्लीकेबल है फॉर ऑल द डेक्स। जैसे हम लोग ओशो देन वाले कार्ड्स भी कर रहे हैं अभी, हाँ ये उस पे भी अप्लाई हो जाएगा? बिल्कुल, आप देखेंगे तो सेम ही आ रहा है। The अच्छा। reason I asked all the Oshos and people also to join this advanced वाला, उसके पीछे एक यही रीजन था कि आपको अपनी रीडिंग को और प्रिसाइज करना आ जाएगा। अगर मैं यही एलिमेंट्स ओशो के फॉर्म में बोलूं, तो वहां पे फायर इज वॉन्ड्स, हाँ जी। है ना? हमने फायर किया, वॉन्ड्स है। हमने हाँ वहां जी। पे क्या किया? वाटर के लिए कप्स हो गया हमारा, कप्स वाटर एलिमेंट हो गया। स्वॉर्ड्स हमारे क्लाउड्स हो गए, क्लाउड्स हो गए। हाँ जी। और फिर एंड रेनबो। पेंटिकल्स इज रेनबो। हाँ जी। तो एलिमेंट्स तो हमारे वही हैं, एलिमेंट्स डिड नॉट चेंज, बस हमें उसका कॉम्बिनेशन बैठाना सीखना है। और अगर हमने ये अपनी चीट शीट तैयार कर ली, जैसा कि आज आपको मैंने ये कॉम्बिनेशन बताया है, आप इसको तैयार कर लीजिए और इसे जहां आप रीडिंग करते हैं ना, वहां सामने लगा दीजिए, और आप खुद देखिएगा आपकी रीडिंग इम्प्रोवाइज कर जाएगी। कुछ दिन के लिए आपको वो चीट शीट देखनी पड़ेगी, उसके बाद आप उसे नहीं देखोगे, क्योंकि दैट विल सिट इन यू। द रीजन व्हाई आई आस्क्ड यू टू राइट, क्योंकि जब हमारे मोटर स्किल्स को हम कंबाइन करते हैं अपने ब्रेन के साथ, तो हमें याद जल्दी होता है। आप लोगों से रैंडम क्वेश्चंस भी इसीलिए पूछ रही हूं, क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि बाय द एंड ऑफ दिस जर्नी यू आर परफेक्ट इन योर रीडिंग, राइट? सो दिस वाज जस्ट अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन कि हम अपनी रीडिंग को कैसे इम्प्रोवाइज करेंगे। ये सिर्फ मिस, एक छोटा सा इसका पार्ट था। एक क्वेश्चन पूछूं और मिस, हाँ जी।
आपने जो किंग के कार्ड्स दिखाए थे, क्वीन के कार्ड्स दिखाए थे, तो वो मैं भूल गई। नाइट के कार्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करता है और पेज के कार्ड बिगनर दिखाता है। देखिए, आप ऐसे समझ लीजिए, किंग सूर्य, हाँ, सूर्य यानी कि Authority. पिता, हम्म, यानी कि आपके बॉस हो गए, गवर्नमेंट हो गई, ओके, ठीक राइट। है। और क्वीन यानी कि चंद्र, चंद्र यानी कि माता, हम्म, चंद्र यानी कि आपके सपोर्ट सिस्टम जो ऑफिस में ओके, है, हम्म, एडमिन, और आपके हम्म, गवर्नमेंट में भी ऐसे ही, ओके, राइट। राइट। थैंक यू। चलिए, so now let's have a glimpse at what are we actually going to go through। जो अभी आपको बताया ये सारा तो हमने करना ही है, इसका हमने डिटेल भी करना है, जिससे कि आपकी रीडिंग इम्प्रोवाइज होगी। लेकिन क्या सिर्फ इतना करना काफी रहेगा? क्योंकि सिर्फ इतना करने से तो क्या होगा, हम सिर्फ रीडिंग तक ही पहुंचेंगे, है ना। रीडिंग के आगे तो हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो रीडिंग के आगे अगर हमें अपनी स्किल्स को एनहांस करना है तो उस केस में हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें अपने क्लेयर्स को आइडेंटिफाई करना है, फिर एंजल्स की एनर्जी को हार्नेस करना है। क्योंकि जहां हम बात टैरो की कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न कल्चर की। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आपको और बताई जाएगी, जिससे कि आप ग्रीक माइथोलॉजी को समझ पाए, आप एंजल्स को समझ पाए, और उनका आपकी लाइफ में क्या रोल है उसे आप समझ पाए। फिर अलग अलग तरीके के स्प्रेड्स, जिसमें आपके कुछ स्प्रेड्स के नाम यहाँ हैं, लेकिन इससे ज्यादा स्प्रेड्स कराए जाएंगे। फिर एस्ट्रोलॉजिकल एसोसिएशन क्या है टैरो की, क्योंकि जब हम टैरो की हिस्ट्री को थोड़ा सा और देखेंगे तो वी आर गोइंग टू कम अक्रॉस सम हेवी टर्म्स, जिसमें एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों कंबाइंड है, तो उसे भी हम पढ़ेंगे। क्विंटेसेंशियल नंबर्स, जो नंबर्स ये दिए होते हैं कार्ड्स पे, इनको कैसे यूज करना है उसे समझेंगे, वो बहुत जरूरी है। फिर उसके अलावा हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि जितने भी हमारे मन में डाउट्स हैं, जितने भी डर हैं कि हम रीडिंग नहीं कर सकते, उन सब डाउट्स को निकालना है। टैरो में रेमेडीज कैसे देते हैं ये बहुत जरूरी है। इसमें अलग अलग रेमेडीज के फॉर्म हम यूज करेंगे, जिसमें हम वैदिक भी यूज करेंगे, हम क्रिस्टल एनर्जीज भी यूज करेंगे, और बहुत सारे, ठीक है। अब ये जर्नी जो हमारी है, ये बेसिकली 2 महीने की जर्नी है, जिसमें जो क्लासेस स्टार्ट होंगी, आई नो रक्षाबंधन इज अप्रोचिंग, इवन आई विल नॉट बी अवेलेबल फॉर अ वीक, तो क्लासेस हमारी पोस्ट रक्षाबंधन ही स्टार्ट होंगी। द डेज आर वेंसडे एंड फ्राइडे 11 बजे, जो आज का टाइम हमारा था। सारे सेशंस लाइव होंगे जैसा कि रहता है, और आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस भी मिलते हैं, प्रैक्टिकल केस स्टडीज भी मिलती हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स रहती हैं आपके पास। ये सब आपके पास बेनिफिट्स रहेंगे। एडिशनल बेनिफिट्स क्या रहते हैं? रिकॉर्डिंग जो है वो आपके पास 18 महीने तक रहती है। एकेडमी की मेंबरशिप और बेनिफिट, सर्टिफिकेशन, ये सब मिलता है। आपको कोर्स का रिपीट एक बारी फ्री मिलता है, और कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलता है, विच इज नाउ वैलिड, क्योंकि नाउ आर अकेडमी इज रजिस्टर्ड एज अ ट्रस्ट। तो जो आपके सर्टिफिकेशन भी होंगे वो ट्रस्ट द्वारा ही इशू किए गए होंगे। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ इट, विच इज द पेमेंट डिटेल्स। जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उनके लिए, अगर वो आज रजिस्टर, या जो भी आज रजिस्टर करते हैं विद इन द अपकमिंग 2 आवर्स, तो उनके लिए स्पेशल ऑफर है, विच इज 3158 फॉर द एंटायर कोर्स। अदरवाइज 2 घंटे बाद यही फी आपकी रिवाइज हो जाएगी, विच विल बी एग्जिस्टिंग मेंबर्स के लिए 5100 और नए मेंबर्स के लिए 6100, राइट। और अभी जो आज हमने देखा था वो एक बहुत छोटा सा ग्लिम्स था कि हम अपनी रीडिंग को कैसे इम्प्रोवाइज करें बिना कार्ड्स को याद किए।
ऐसी बहुत सारी चीजें आप अभी सीखेंगे और साथ ही साथ आप अपनी पर्सनालिटी पे भी काम करेंगे, जहां आप एंजल्स के साथ काम करेंगे, आप और डिविनेशन की तरफ चलते चले जाएंगे। तो दिस इज रियली अ जर्नी विच इज नॉन स्टॉपिंग। तो अब आप लोगों के कोई भी क्वेरीज हैं तो यू कैन प्लीज रेज योर क्वेरीज। मैम हाँ जी। अपन टेरो से मतलब नेम इनिशियल भी पता कर सकते हैं मैम, जैसे किससे शादी होने वाली है उसका नेम इनिशियल बताइए करके पूछते हैं मैम, जैसे हाँ जी। तो अपन जान सकते हैं, हाँ वो भी सीखेंगे मैम अपन। बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू मैम। काफी चीजें आप सीखने वाले हैं, मतलब डिटेल्ड रीडिंग आप कैसे करेंगे एक इंसान के लिए। मतलब इतना हो जाएगा कि आप किसी की एक रीडिंग करेंगे तो उसके बाद आपको दोबारा से दिक्कत नहीं आएगी। डेक्स पे हम अभी शिल्पा जी, बेसिक टैरो कोर्स अगर आपने नहीं किया है तो एडवांस थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। व्हाट यू कैन डू इज आप बेसिक की रिकॉर्डिंग ले सकते हैं एडमिन को फोन करके, और उसके साथ आप ये एडवांस की लाइव क्लास ले सकते हैं, जिसमें क्या होगा, अगर आपके बेसिक से रिलेटेड कोई डाउट्स होंगे तो वो भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। वो जो एक इनिशियल्स होते हैं, नेम इनिशियल्स, इसमें आ सकते हैं क्या? मतलब हम निकाल सकते हैं क्या? हाँ जी, इससे निकाल लेते हैं। इसमें हम जो डेक्स कंसिडर करेंगे फॉर स्प्रेड्स एंड ऑल, अभी हम दो डेक्स पे साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। वन इज राइडर वेट्स एंड द अदर वन इज ओशो ज़ेन। तो हम इन दोनों डेक्स को कंसिडर करेंगे। हाँ, कुछ जगह पे जो आपका रेमेडी पोर्शन रहेगा या जो आपका कुछ पर्टिकुलर कार्ड्स पे हम जब बात करेंगे उसमें राइडर वेट्स का थोड़ा सा अपर हैंड रहेगा। नो मैम, मैं पूछ रही हूँ कि इनिशियल्स पूछते हैं ना कि मेरे फ्रेंड्स का इनिशियल्स हाँ क्या जी, होगा, मेरे ये हो वो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए, टैरो एंड आकाशिक आर डिफरेंट थिंग्स। टैरो एक तरीका है लाइफ जीने का। अगर आपको सही बात बताऊं तो वेस्टर्न कल्चर में जो स्पिरिचुअलिटी को समझा रहे थे किंग सोलोमन थे। उसके बाद उनका ही दोबारा से जन्म हुआ था सोक्रेटिस करके। तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने ना जगह जगह जाके इन चीजों को बताया था। पहले मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे ऐसे, जूम सेशंस नहीं होते थे, फोन नहीं होते थे। तो पहले क्या होता था, लोग जगह जगह ट्रैवल करके ये मैसेजेस देते थे। तो उनको अब इसका रिलेशन देखिए टैरो से कितना गहरा है। वाई देर आर 78 कार्ड्स? क्योंकि सोक्रेटिस की लाइफ 78 ईयर्स थी। 78 ईयर्स में उन्होंने अपना शरीर त्यागा था, इसलिए कार्ड 78 है। हर कार्ड उनकी लाइफ के अलग अलग एक्सपीरियंसेस को डिनोट करता है। और मेजर आर्काना 22 क्यों है? क्योंकि 22 की उम्र में वो एनलाइटन हुए थे, इसलिए मेजर आर्काना 22 है। सो दिस इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। अभी इसके और डिटेल्स when we are going to go ahead with the journey will be delivered to you, जिसमें आप इनके बिलीफ सिस्टम को समझेंगे, एक्चुअल ऑकल्ट की प्रैक्टिसेस को समझेंगे और कैसे करना है, इन सब चीजों को समझेंगे। आज तो मैंने बहुत ही एक लाइट सेशन आपका किया, जिसमें आई कुड ओनली टेल यू सम पार्ट ऑफ इट, राइट? सो हाँ जी, meditations तो they are an essential part of our journey, whether it is basic, whether it is advanced। तो मेडिटेशन सिर्फ एक नहीं होता है, एंजेलिक मेडिटेशंस भी होते हैं, ग्राउंडिंग वगैरह भी। शिल्पा जी, फीस के लिए आप ये जो नंबर्स दिए हैं ना यहाँ पर, इनको कॉल कर लीजिए, ये आपको पूरा गाइड देंगे, पूरा गाइड करेंगे।
मैम मैंने जैसे बेसिक हाँ किया जी। रिकॉर्डिंग से, तो उसमें हाँ, मेडिटेशन मेरे नहीं हो पाया, तो मुझे टैरो का मेन डिसिप्लिन नहीं पता है। तो कोई अगर बात आप नहीं। एक देखिए, ग्राउंडिंग एंड शील्डिंग तो मैं कराऊंगी ही कराऊंगी। उसके अलावा जब हम एंजलिक उसमें जाते हैं तो कुछ एंजल्स के मेडिटेशन मैं कराती हूँ, जिसमें आर्कएंजल मेटाट्रॉन का मैं कराती हूँ, क्योंकि दैट हेल्प्स इन चक्रा क्लेंजिंग। ओके मैम। Ma'am, you just mentioned about astrology and numerology in this session of tarot reading studies. Yes, I did mention astrology and numerology because जो ये कार्ड्स बने थे, इनके जो आर्क टाइप्स बने थे, वो बेस थे। जो इनका पूरा रिप्रेजेंटेशन है, वो सब चीजों का कॉम्बिनेशन है. इट इज बेस्ड ऑन दैट. So we are going to learn a bit about those principles also, and that will give you the entire reading. क्योंकि देखिए, मैंने ये चीज वेरीफाई भी की है अपनी रीडिंग से. अगर खुद प्रैक्टिस नहीं की होती तो शायद आज मैं आपको बोल नहीं रही होती यहाँ पे. बट आई हैव कंडक्टेड टैरो रीडिंग along with एस्ट्रोलॉजी. आई चेक्ड, तो उसमें सेम ही आ रहा था, और मैंने अलग अलग डेक से किया था. अलग अलग डेक से करने के बाद भी रीडिंग सेम ही आ रही थी. अगर क्लाइंट के ट्रैवल प्लान्स दिख रहे थे अब्रॉड के, तो वो मेरे डेक में भी दिख रहे थे, वो उनके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में भी थे, और तीनों डेक्स में दिख रहे थे जिनसे मैंने रीडिंग्स की थी. सो आई एम श्योर ऑफ दैट कि जब आप इसको कर लेंगे, आप इसको प्रैक्टिस करने लगेंगे, अपनी डे टू डे लाइफ में वाइब करेंगे, आपको खुद को लगेगा दैट दिस आंसर्स ऑल योर क्वेरीज. हाँ जी, पूर्णिमा जी. मैम आप इसमें ये भी बताओगे कि हमें कौन कौन से टेक्स्ट लेने चाहिए बेसिक, जैसे मेरे पास ओशो टेक बहुत रैंडमली ऐसे ही आ गया, और मैंने राइडर डेक कभी सुना भी नहीं था, और ओशो ऐसे आया, और डेक्स की नॉलेज भी नहीं है। जैसे आपकी लास्ट क्लास में मुझे कार्टोमेसी के बारे में पता लगा, उससे हम टाइम प्रोडिक्शंस करते हैं, या अभी ये हाँ, टैरो से हम टाइम प्रोडिक्शंस करेंगे। तो कोई ऐसे डेक्स भी होते हैं जो सिर्फ टाइम प्रोडिक्शन के लिए हो, वो भी आप बताएंगी, ऐसे गाइड करेंगी? बिल्कुल. देखिए, मैं आपको बताऊं, आई हैव बीन यूजिंग डिफरेंट डेक्स. ओशो ज़ेन यूज किया, आकाशिक यूज किया, पास्ट लाइफ. इसमें देखिए, पितृदोष भी समझ में आता है. आपकी रीडिंग जैसे जैसे एनहांस होती जाएगी, आप पास्ट लाइफ रिलेटेड ट्रॉमास भी समझ पाएंगे, क्योंकि उतना ही इन डेप्थ आपकी रीडिंग होती चली जाती है. और कई चीजें ऐसी निकल के सामने आती हैं विच आर गोइंग टू शॉक यू ऑल्सो आपकी खुद की रीडिंग में. तो डेक्स की अगर मैं बात करूं, आई एम हैविंग मेनी डेक्स, लेकिन हाँ, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गाइड यू कि कौन सा डेक आप लो, कौन से डेक की एनर्जी कैसी है. क्योंकि मैंने बाय चॉइस लिए. आई वॉज ऑलवेज गाइडेड के हाँ, ये डेक लेना है. If you have the knowledge of astrology and numerology, it strengthens your reading. अगर आपके पास नॉलेज नहीं भी है, तो इतना आपको यहीं पे बता दिया जाएगा दैट यू विल बी एबल टू स्ट्रेंथन योर रीडिंग. बेसिक आपको बताया जाएगा, राइट? एक ओवरव्यू आपको दिया जाएगा, जिससे कि आप क्वेश्चंस आंसर कर सके अपने क्लाइंट के. तो हम उतना तो करेंगे ही करेंगे. देखिए, आपके पास अगर ओरेकल कार्ड के लिए अभी थोड़ा सा रुक जाएं. ओरेकल कार्ड आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल डेक्स. अगर हम बोले, ओरेकल कार्ड्स में क्या होता है कि जैसे नॉर्मल आप कोई भी डेक लेंगे, दे आर अराउंड 78. ओशो के 79 है, आकाशिक के 64 है, वेर इन मेजर एंड माइनर आर डिफाइंड. और मेजर एंड माइनर जब हम कंबाइन करते हैं, तो वी आर एबल टू गिव द कंप्लीट रीडिंग. ओरेकल में क्या होता है, पहली चीज, ऐसा कोई बाइफिकेशन नहीं है. दे आर मोर ऑफ गाइडेड टूल्स, एंड दे वी रेफर टू ओरेकल कार्ड्स मोर फॉर गाइडेंस.
कई ऐसे ओरेकल कार्ड्स हैं जो हमें आंसर देते हैं तब जब वी आर सीकिंग गाइडेंस, राइट? सो वील बी गोइंग टूवर्ड्स दैट ऑल्सो, इन दोनों के डिफरेंसेस को भी समझेंगे। सो यू मैम, वरी। हाँ जी। मैंने रिकॉर्डिंग्स आपके एडवांस और बेसिक दोनों के सुने हैं। तो आपने बोला जैसे कि सेकंड लेक्चर ये जो रहेगा क्लासेस वो फ्री रहेगा, तो उसमें इंक्लूड होता है कि नहीं होता है? देखिए, ये आपको पूछना पड़ेगा। एडमिन से पूछना हाँ पड़ेगा ना जी, ये? ये आपको हाँ, एडमिन से पूछना क्योंकि पड़ेगा। मैंने तभी उनको बोला था कि मुझे एडवांस और बेसिक दोनों के मैंने पैकेज पूरा साथ में ही ले लिया था, पर ओके। लाइव क्लास नहीं हो पाए थे मेरे आपके साथ। हाँ, तो तो फिर वन they'll इसमें tell you। ओके, तो मैं अभी पूछ लूं कि थोड़ी देर बाद पूछ सकती हूँ आप उनको? कॉल करके उनसे पूछ सकते हाँ, हैं, अभी भी पूछ सकते ठीक है, ओके, थैंक यू। हैं। See, certification that you will get would be completion of the course that you are doing here। और इसमें ये रहेगा कि आपको जो सर्टिफिकेशन मिलेगा उसमें the number that will be reflected would be the trust number also। मीनू जी, आपने बहुत जगह से किया, आपको अलग अलग एक्सपीरियंसेस भी रहे होंगे, तो आपने आज जो अटेंड किया आप उसके बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं whether you're going to come ahead or not। हाँ, क्लासेस सारी ऑनलाइन और लाइव ही रहेंगी। नो रिकॉर्डेड सेशंस वुड बी गिवन। रिकॉर्डिंग आपको लाइव क्लास के बाद मिलेगी, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन आप लोगों से जरूरी है। आप लोग मुझसे लाइव क्वेश्चंस जब तक नहीं पूछेंगे तो क्लास डजंट साउंड कंप्लीट। और फिर जहां हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो वहां आप लोग रीडिंग करते हैं, लाइव क्लास में रीडिंग करते हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग आगे मिलती भी है। जिन्होंने रिकॉर्डेड सेशंस लिए हैं उन्होंने देखा भी होगा कि पार्टिसिपेंट्स आपस में रीडिंग कर रहे हैं, दे आर रीडिंग फॉर ईच अदर, अलग अलग स्प्रेड्स पे काम कर रहे हैं। तो जहां आप में से कोई अटकता है, देयर आई इंटरवीन, अदरवाइज मैं भी देखती हूँ कि रीडिंग कैसे हो रही है, राइट? मैम मैं एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ जी। मैम मैंने अभी कुछ दिन पहले मतलब अराउंड 1 या 2 वीक्स पहले किसी की रीडिंग की थी। तो हम्म। उसकी मैंने कहा था कि आपकी जॉब लगने वाली है, तो वो जॉब उनकी लग गई जैसे मैंने बताया था अराउंड 10 डेज के अंदर। तो हम्म। फिर उसके बाद उनको मैनेजर का कॉल आया कि आपका एक और इंटरव्यू होगा। उस हम्म। इंटरव्यू के बाद आपको 3 असाइनमेंट होगा। फिर तो उसने फिर मुझसे रीडिंग कराई। उस समय तो उसके बहुत अच्छे तीनों आए और मैनेजर हम्म। का कॉल आया, इंटरव्यू भी अच्छा गया, पर अभी तक उसको कोई कॉल नहीं आई है। अराउंड कह सकते हैं 2 वीक बीत गए हैं। और लास्ट रीडिंग में उसका फर्स्ट कार्ड मतलब आया, मतलब जो उसका आया था कार्ड, वो हम्म। आया था 3 ऑफ पेंटाकल्स, फर्स्ट था पास्ट में। प्रेजेंट में उसका था ये 8 ऑफ सॉर्ट्स, जिसमें वो मैम लेटा हुई सॉर्ट्स है पूरी 9 ऑफ सॉर्ट्स। हम्म। और फाइनल फ्यूचर में आया था टेम्परेंस का कार्ड। तो मैंने कहा था हाँ तो है, और फिर मैंने मैनेजर की थिंकिंग निकाली थी, मैनेजर क्यों लेट कर रहा है। उसमें 3 ऑफ वांड्स आया था, तो मुझे लगा वो नए प्रोजेक्ट में मैनेजर बिजी हो गया है शायद, इसलिए कॉल नहीं कर रहा है। तो लेकिन अब आप चेंज देखिए, कर। इस चीज से कनेक्ट कीजिए। जब 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था तो वो स्वॉर्ड्स ऐसे लेटी हुई है, उल्टी है स्वॉर्ड्स, हाँ। राइट? हाँ। तो उल्टी स्वॉर्ड्स का इंडिकेशन क्या है कि इनका कार्य देर से होगा। हाँ। और बाद में टेम्परेंस आ गया। टेम्परेंस खुद हाँ। बताता है कि आपको थोड़ा सा सब्र रखना है, दोनों हाँ। एरियाज बैलेंस करने हैं, एंड वे बाय यू आर मिक्सिंग बोथ द कंपोनेंट्स, ऑपोजिट्स को आप मिक्स करके चल रहे हो। तो हम्म। और जो मैनेजर के उससे आया, उनका आया 3 ऑफ वॉन्ड्स। हाँ। तो इसका मतलब प्रोजेक्ट उनका एक्शन ओरिएंटेड है, एक्सपेंशन फेज पे प्रोजेक्ट है, दैट इज व्हाई इट इज बीइंग डिलेड। तो मैम इसका मतलब लेट से ही पर उसकी हाँ होगी, मतलब वो। हाँ, हाँ तो हो जाएगी। उनको बोलिए अच्छा। थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा डिले चल रहा है, लेकिन हाँ हो जाएगी। हाँ 1 वीक हो गया वेट करते करते उनका। हाँ, फर्स्ट इंटरव्यू तो क्लियर हो गया था। हाँ तो हो जाएगी उनकी। ठीक है, थैंक यू मैम। सो we'll be connecting now post Raksha Bandhan. Till that time, I would wish you all the best. Enjoy your festival.
हाँ जी, सरोज जी। सरोज जी, हाँ जी। हेलो हाँ जी, बताएं। मैम, मुझे मतलब टैरोट के थ्रू जान सकते हैं कि मुझे आगे कौन से करियर ऑप्शन में जाना चाहिए या क्या चूज करना चाहिए? बिल्कुल जान सकते हैं। तो मतलब मेरे माइंड में जैसे 3 ऑप्शंस थे, तो उसके थ्रू आप बता सकते हैं कि कौन से चूज करने चाहिए या कैसे? बिल्कुल, आप उसके लिए निकलवा लीजिए, अपनी मम्मा से निकलवा लीजिए कार्ड्स। मैम ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है, ये कभी तो यूपीएससी का लगता है इसको, कभी ऐसा लगता है कि नहीं मुझे एमबीए करना है, ऐसे कभी लगता है कि मेरे को बिजनेस करना है। अब हाँ, मतलब तो इसको खुद को अंदर से आना चाहिए ना, मैं डिसाइड करके बताऊंगी इससे तो नहीं अच्छा नहीं, है आप डिसाइड करके नहीं बताएंगे। होता क्या है कि एक कंफ्यूजन स्टेट होती है, तो आप उनसे जो वो तीनों ऑप्शंस पूछ रहे हैं, वो तीनों ऑप्शन पे आप कार्ड निकालेंगे एक एक। ठीक है, तो वो एक एक कार्ड आपको ये बता देगा कि यस है या नो है। फिर उसके बाद आप चाहें तो फर्दर गाइडेंस के लिए आप और कार्ड्स निकाल सकते हैं कि अगर ये पर्टिकुलर ऑप्शन लेता है तो इसका फ्यूचर कैसा रहेगा, ये लेता है तो फ्यूचर कैसा रहेगा, और ये लेता है तो कैसा रहेगा। क्योंकि ये ओके। तो देखिए, अभी आपके पास एक आपका बेटा आया है, ऐसे तो आजकल बहुत सारे हैं। आप दिन में टीनेजर्स के कॉल अटेंड कीजिए, आपको पता चल जाएगा। वो तो साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज में इतनी कंफ्यूजन है कि आप उसी को सॉल्व करने में कहेंगे क्या करें। जैसे ना क्योंकि उसको समझ नहीं पड़ रहा है कि मुझे बिजनेस करना है या सर्विस करना है। तो इसके लिए निकाल दीजिए, पहले पहले बिजनेस ओके। और सर्विस के लिए निकालिए, फिर इनके स्ट्रीम्स डिसाइड करने में। ओके मैम। ठीक है। मैम, हाँ जी। जैसे आपने इनको बताया कि अलग अलग स्ट्रीम्स में आप कार्ड्स निकाल लीजिए, तो जब हम तीन ऑप्शंस में से कार्ड निकाल रहे होते हैं, तो जैसे पहली स्ट्रीम के लिए हमने ऑप्शंस निकाल लिए, फिर सेकंड स्ट्रीम में वो पहले तीन कार्ड मिक्स करेंगे या नहीं करेंगे, हर स्ट्रीम के लिए नहीं अलग नहीं, देखिए व्हाट आई मेंट वाज कि अगर 3 स्ट्रीम के निकालने तो एक एक कार्ड निकालेंगे। ठीक है, अब एक एक कार्ड में अगर आपका कहीं मेजर आर्काना कार्ड आया तो दैट मीन्स वो एक मेजर डिसीजन होना है। ओके। सपोज एक मेजर आया, 2 माइनर आए, तो वो माइनर वाले हम साइड कर देंगे, फिर वो मेजर वाले को कंसिडर करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा कार्ड आ रहा है। अब अगर कोई नेगेटिव कार्ड आ जाएगा तो उस ऑप्शन को थोड़ी ना हम कंसिडर करेंगे। फिर मान लीजिए मैम तीनों मेजर आर्काना आ गए। तीनों अगर मेजर आर्काना आ गए तो उसके आगे फिर उन कार्ड्स को हटाएंगे नहीं, उनको रखे रहने देंगे। उसके नीचे और कार्ड्स निकालेंगे कि आगे अगर ये परस्यू करता है तो फ्यूचर कैसा रहेगा, ये करता है तो कैसा रहेगा, और ये करता है तो कैसा रहेगा। हाँ जी, मतलब हमारे 9 डिफरेंट कार्ड्स आए ना, फिर हाँ मतलब हमारा जी। पूरा नहीं बन जाएगा। मैं मिक्स नहीं करेंगे हम पहले वाले कार्ड्स ना को। ना, मिक्स नहीं करेंगे। देखिए, जब हम इस तरीके की कंपैरेटिव स्टडी कर रहे होते हैं, हम कभी भी कार्ड्स को मिक्स नहीं करते हैं। और ये जी। आप जब हम स्प्रेड्स भी करेंगे ना, तो आप सीखेंगे कि इतने सारे स्प्रेड्स हैं, स्पेशली रिलेशनशिप वगैरह से रिलेटेड, कि जहां बहुत सारे कार्ड्स निकलते हैं एक ही बारी में। तो रीडिंग करने के लिए हमें वो कंपैरेटिव स्टडी तो चाहिए, हमें अपने टेबल पे वो सब चाहिए तो सही, कि इमोशंस क्या आ रहे हैं, थॉट प्रोसेस क्या है, ये सब समझना भी तो जरूरी है। ठीक है। हम ठीक है। सबसे ज्यादा तो फाइनेंस के लिए क्वेश्चन आते हैं कि फाइनेंस कैसे बैलेंस होगा, क्या कंडीशन है, सबसे ज्यादा तो क्वेश्चन वही पूछते हैं। एस्ट्रोलॉजी में जैसे मैंने की है तो फाइनेंस के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आज की डेट में बहुत चैलेंजिंग दो चीजें हो गई हैं, फाइनेंसेस हैं और दूसरी चीज रिलेशनशिप है। जो मैं मेजरली फेस करती हूँ उसमें रिलेशनशिप इश्यूज पे बहुत सारे आते हैं रीडिंग्स। तो आपको पता नहीं रहता, मतलब डिपेंड करता है कि एक टाइम पे कई बारी क्या होता है, एक एक दिन में एक ही तरीके के बहुत सारे कॉल्स हैं। अब वो पता चले आप पूरा दिन रिलेशनशिप रीडिंग कर करके बाय द एंड ऑफ द डे वो रिलेशनशिप रीडिंग ही कहीं ना कहीं हो जाती है, फिर कॉर्ड कटिंग करना पड़ता है अच्छे से।
कि कहीं अपने घर की एनर्जी ना डिस्टर्ब हो जाए। बिल्कुल अंजलि जी, आप सीख पाएंगी। आपकी मैम ये बात बहुत अच्छी लगी कि यहाँ के बाद आप बिना कंफ्यूजन के कर पाओगे, आगे रीडिंग कर पाएंगे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट ही नहीं आ रहा। उस कॉन्फिडेंट के लिए बहुत अच्छा लगा जो आपने कहा कि आगे आप कॉन्फिडेंट के साथ रीडिंग कर पाएंगे। नहीं, आप करेंगे, आप खुद देखिएगा जब प्रैक्टिकल सेशंस हम स्टार्ट करेंगे तो आपको खुद को लगेगा कि डे 1 पे क्या था और अभी क्या है, बहुत डिफरेंस आ गया। थैंक यू मैम। ठीक है, चलिए देन वील बी थैंक यू मैम। कनेक्टिंग पोस्ट रक्षाबंधन एंड एंजॉय योर फेस्टिवल टाइम। थैंक यू मैम फॉर लवली विश। Thank you, everyone. थैंक यू। थैंक यू Thank you मैम। for joining. So much, ma'am. Thank you.